Good morning everyone. Hope you all are good. So today we will start with mechanism of breathing, which is a part of chapter number 17, breathing and exchange of gases. So let's get started. Breathing involves two stages. Inspiration, during which atmospheric air is drawn in, जिस time सांस अंदर आती है, that is inspiration. And expiration, by which the alveolar air is released out. एक्सपीरेशन, बाहर निकालना एयर को. एल्वियोलर एयर का मतलब वही है कि हमारे लंग्स में जो है एल्वियोलाइज बनी हुई हैं. पहले ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन उसके बाद लास्ट में एल्वियोलाई बनी हुई है, ये जो फैल रखी हैं, इनके अंदर तक होके एयर जो है बाहर जाती है, तो उसको एक्सपीरेशन. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग एंड द एटमोसफेयर. ये आना और जाना बाहर के एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग चलता है. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. यानी कि जो हम इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग कम होना चाहिए प्रेशर बाहर का. दैट इज़ देयर इज़ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रिस्पेक्ट टू द एटमोसफेरिक प्रेशर. बाहर ऑक्सीजन का जो है अंदर उसका कम होना चाहिए. अंदर अगर CO2 का है तो बाहर कम होना चाहिए. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and the specialized set of muscle, external and internal intercostals between the ribs, help in regeneration of such gradients. यानी कि उसका प्रेशर को, ऑक्सीजन के, CO2 के अंदर बाहर के प्रेशर को नॉर्मल कौन करता है? हमारी जो डायफ्राग्राम की मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, वो सब इनमें हेल्प करती हैं. इंस्पिरेशन इज initiated by the concentration of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. ये हमारे डायफ्राग्राम से ऊपर वाला पार्ट है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इसको कहते हैं. यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है जब हम सांस लेते हैं. The contraction of external intercostal muscle lift up the rib and the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber. यही कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ऊपर की जो स्टर्नम है वो थोड़ी ऊपर होती है. आप हाथ रख के फील कर सकते हो कि चेस्ट अप होती है, और जब छोड़ते हो तो चेस्ट डाउन हो जाती है. थोरेसिक चैम्बर इंटर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, यानी कि जो साइड के हमारी रिब्स हैं उनसे रिलेटेड है ये. इसमें इतना इंपॉर्टेंट था, साथ में इसका डायग्राम दे रखा है, इसको भी समझना ज़रूरी है. On an average, a healthy human breathe 12 to 16 times per minute. 12 to 16 भी हो सकता है और 16 to 24 भी नॉर्मल ब्रीदिंग में ही आता है. द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग अ स्पायरोमीटर. स्पायरोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं हमारे ऑक्सीजन के लेवल को. विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस. जो भी सांस रिलेटेड है उसमें सब में पल्मोनरी इंक्लूड होगा. नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. इनमें से एक ना एक डेफिनेशन पक्का पूछी जाती है, पूछा जाता है कि या तो वो ट्रू फॉल्स की तरह पूछी जाती है या वो क्वेश्चन आंसर की तरह पूछी ज़रूर जाती है, तो इसको करना पक्का. फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम. एक बार सांस ली, छोड़ी, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन थी, है ना. सेम यही टाइडल वॉल्यूम है. इसमें हम कितने अप्रोक्सीमेट एक लेने और छोड़ने में करते हैं, वही है. Volume of air inspired or expired during a normal respiration, it is approx 500 ml. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. नॉर्मल है, सांस ली एंड छोड़ी, जस्ट रोका भी नहीं, ना हमने फोर्स लगाई कोई. नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन. यानी कि मैंने सांस ली, धक्के से थोड़ी सी और ली, जितनी मैं ले सकती थी, मेरी कैपेसिटी जितनी थी उससे ज़्यादा मैंने लेने की कोशिश की. दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये एवरेज होती है 2500 से 300 ml तक. नेक्स्ट, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. यानी कि मैंने जितनी ली सांस उसको छोड़ा, जितना छोड़ सकती थी और छोड़ने की कोशिश की, ज़बरदस्ती छोड़ने की कोशिश करी, इसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं. सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं. ये नॉर्मल होगी, ये एक्स्ट्रा, एंड ये उससे एक्स्ट्रा. नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम. जितनी हमने सांस ली और छोड़ी उसके बाद हमारे पास कितनी सांस रह गई, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. मैंने सांस ली और छोड़ दी, ये बची क्यों? इसलिए ताकि हमारे जो लंग्स हैं वो कोलैप्स ना हो जाए.
अब हमने एक्स्ट्रा भी निकाली, जितना फोर्स कर सकते थे, एक्स्ट्रा जितनी ली थी सब निकाल दी, फिर भी रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि बची क्यों सांस, इसीलिए ताकि हमारे लंग्स जो है कोलैप्स ना हो जाएं, उनके अंदर थोड़ी जितनी एयर होती है, बिकॉज अगर वो एकदम से कोलैप्स हो गए ना, वो नहीं खुलेंगे फिर दोबारा। ठीक है, ये 1100 से 1200 नॉर्मल है, 1200 ml नॉर्मल है। By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis। इन सब चारों को पढ़ के हम ये चारों आगे जो कैपेसिटी दे रखे हैं, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी, फंक्शनल, वाइटल एंड टोटल लंग कैपेसिटी, इन सबको भी इनके ही मेथड से हम समझ सकते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मैंने नॉर्मल सांस ली और छोड़ी, वो जो नॉर्मल सांस छोड़ी उसके बाद मैं जितनी एडिशनल वॉल्यूम ले सकती हूँ उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ, एक तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि मैंने जो सांस ली और छोड़ी, टाइडल वॉल्यूम हो गया, और साथ में धक्के से ली तो वो हो गया IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको एडिशनल करके यही आ जाएगा, TV प्लस IRV इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन गई। एक बार नॉर्मल सांस ली और छोड़ी, TV टाइडल वॉल्यूम, और धक्के से ली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन गई। नेक्स्ट, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी सेम है ये भी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, जितने उसने एक्सपायर की नॉर्मल रेस्पिरेशन में, टोटल वॉल्यूम इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि सांस ली और छोड़ी, उसके बाद ज़बरदस्ती छोड़ने की कोशिश करी तो टाइडल वॉल्यूम हुआ, इसमें नॉर्मल है और फिर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल करके एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बन गई। नेक्स्ट, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि जितनी हमने सांस ली वो रह गई नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, वो है ERV और IRV। रेजिडुअल वॉल्यूम, जितनी सांस बच गई, और ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितनी बच गई वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन गई। नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड ERV, TV एंड IRV, यानी कि जितनी वॉल्यूम ले सकता है बंदा उसने ली और छोड़ी, जितनी छोड़ सकता था वो है वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें तो सब भी आ गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जितने एक्स्ट्रा छोड़ सकता था, TV टाइडल वॉल्यूम, सांस ली और छोड़ी, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ज़बरदस्ती ले के भी छोड़ी, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी वो बन गया। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, लंग्स के पास कितनी कैपेसिटी है ऑक्सीजन लेने की, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमेंडेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड RV, ERV, TV एंड IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी, इन सब को ऐड करके टोटल लंग कैपेसिटी बनती है, कितना हमारा लंग ले सकता है नॉर्मल में, एक्स्ट्रा छोड़ के, नॉर्मल छोड़ के, सब ऐड करके क्या बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इससे आप देख सकते हो कि सारे आपस में कितने इंटर रिलेटेड है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इन 8 या 9 जो भी हैं, ये 9 है टोटल, इनको तो पक्का करना, इनमें से पक्का 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 2 की डेफिनेशन पूछ लेंगे, 3 का किसी का डिफरेंस पूछ लेते हैं, लेकिन पूछते ज़रूर हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू। और इसका ये डायग्राम ज़रूर समझने की कोशिश करना खुद ही, बहुत आसान है। इसका अंदर और बाहर का डिफ्यूजन बता रखा है कि कैसे हमारा डायफ्राम, उसकी साइड की रिब्स की मसल्स कैसे हेल्प करती हैं। बहुत सिंपल है, बायोलॉजी तो बहुत आसान है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।